हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइज़, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, कल आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है एंड आप लोगों ने देख लिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में से बनते हैं। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो आप लोगों के कल के एग्ज़ाम में नहीं आया है, लेकिन दोस्तों अब जो आप लोगों का 24 तारीख को एग्ज़ाम होगा उसके अंदर इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये कल नहीं आया है एंड ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आपका जो पेपर आएगा आपका उसके अंदर ये आने के चांसेस हैं। दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। दोस्तों, चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि संसदीय सरकार से आप क्या समझते हैं? वर्तमान समय में संसदीय व्यवस्था इतनी लोकप्रिय क्यों है? दोस्तों, संसदीय सरकार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है एंड दोस्तों पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में संसदीय सरकार इतनी लोकप्रिय क्यों है। दोस्तों, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन करके डिस्कस करने वाली हूँ एंड दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में हर साल रिपीट हुआ है, तो दोस्तों इस बार भी इसके दोबारा से आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए फटाफट से वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो परिचय आप लोगों को कुछ इस तरीके से देना है कि सरकारों के अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के आपसी संबंधों के आधार पर शासन प्रणालियों को दो भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में तो न्यायपालिका को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं ताकि राजनीतिक सत्ता को वैधता प्राप्त होती रहे। इसलिए सरकारों के दो अंगों, कार्यपालिका और विधायिका के आपसी संबंध ही प्रिय सरकार का स्वरूप निश्चित करते हैं। जिस संवैधानिक राज्य में कार्यपालिका किसी न किसी संस्था के प्रति अवश्य उत्तरदायी रहती है वह शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली होती है। लेकिन सभी शासन प्रणालियों में ऐसा होना जरूरी नहीं है कि विधायिका व कार्यपालिका के आपसी संबंध अच्छे हों। इसलिए कई देशों में कार्यपालिका विधायिका की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ऐसी व्यवस्था को अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। इस तरह कार्यपालिका और विधायिका के घनिष्ठ संबंधों वाली सरकार संसदीय तथा पृथक शक्तियों तथा अन्य उत्तरदायी संबंधों वाली सरकार अध्यक्षतात्मक सरकार कहलाती है। इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा आदि देशों में तो संसदीय सरकार है, जबकि अमेरिका, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, बर्मा, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश आदि देशों में अध्यक्षतात्मक सरकारें हैं। इनमें से ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली तथा अमेरिका अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का सर्वोच्चतम नमूना पेश करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले एक सिंपल सा परिचय देना है। दोस्तों, परिचय के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि संसदीय सरकार कैसे होती है और कैसे वो जो अदर सरकारें होती हैं उनसे अलग होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है संसदीय सरकार का अर्थ और परिभाषा। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। इसमें कार्यपालिका शक्तियाँ एक मंत्रिमंडल में निहित होती हैं, इसलिए मंत्रिमंडलात्मक सरकार भी कहा जाता है। संसदीय सरकार शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए इसे उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। इसमें कार्यपालिका अपने पद पर उस समय तक रह सकती है जब तक उसे विधायिका का बहुमत या विश्वास प्राप्त है। इस सरकार में मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री होता है और समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तव में उसी के हाथों में होती है। इसमें देश का मुखिया नाम मात्र का होता है। इसमें देश का शासन नाम मात्र के मुखिया के नाम पर मंत्रिमंडल द्वारा ही चलाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आप लोगों को परिचय बताया, उसके बाद मैंने अब आपको बताया है संसदीय सरकार का अर्थ। तो बेसिकली गाइस, संसदीय सरकार के अंदर मैंने आपको बताया कि क्या होता है। संसदीय सरकार के अंदर जो हमारी मंत्रिमंडल होता है वो एक
संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। एंड जो भी हमारे संसदीय सरकार के अंदर जो पावर्स होती हैं वो जो यूज़ की जाती हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। एंड जो मंत्रिमंडल होता है और प्रधानमंत्री होते हैं वही इन शक्तियों का यूज़ करते हैं एंड वही इन शक्तियों के असली हकदार होते हैं। जो देश का मुखिया होता है यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं, उनके नाम पर सारे काम किए जाते हैं, लेकिन जो रियल पावर्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है वो किया जाता है मंत्रिमंडल और जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनके द्वारा। सो दोस्तों आप लोगों को ये पूरा पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप लोगों को ये पॉइंट बिल्कुल मिस नहीं करना है। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है संसदीय सरकार को कुछ विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। गार्डनर के अनुसार संसदीय शासन प्रणाली वह है जिसके अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका विधानमंडल या उसके एक सदन प्रिय अधिक लोकप्रिय सदन के प्रति अप्रत्यक्ष तथा कानूनी रूप से और निर्वाचकों के प्रति अंतिम रूप से अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए उत्तरदायी रहती है, जबकि राज्य का नाम मात्र का मुखिया अनउत्तरदायी होता है। सो दोस्तों ये है हमारी पहली डेफिनेशन जो कि दी गई है गार्डनर के अनुसार। ये डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। डेफिनेशन में आपको जितनी भी बता रही हूँ आपको सारी याद रखनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। दोस्तों हमारी सेकंड डेफिनेशन है C.F. स्टेंग के अनुसार संसदीय कार्यपालिका का सार ये है कि अंतिम विश्लेषण में मंत्रिमंडल संसद की एक समिति है जिसमें लोकतंत्र की प्रगति के साथ साथ लोकसभा की समिति बनाए जाने की प्रवृत्ति निहित है। कार्टर और हर्ट्ज के अनुसार संसदीय शासन प्रणाली सरकार की कार्यपालिका व व्यवस्थापिका अंगों के अंतरपोषण पर आधारित शासन है। सो दोस्तों ये हो गई हमारी थर्ड डेफिनेशन। अब बात करते हैं हम हमारी फोर्थ डेफिनेशन की, जो कि है बेज हॉट के अनुसार संसदीय सरकार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्तियों के सहयोग और घनिष्ठ संबंधों पर आधारित सरकार है। सो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से मैंने आपको 4 डेफिनेशन बताई हैं। अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से संसदीय सरकार को परिभाषित किया है एंड ये चारों डेफिनेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है वर्तमान समय में संसदीय शासन प्रणाली अपनी निम्नलिखित विशेषताओं और गुणों के कारण लोकप्रिय है। सो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संसदीय सरकार में देश का मुखिया नाम मात्र का होता है, उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। संसदीय सरकार में नाम मात्र और वास्तविक दो तरह की कार्यपालिका होती हैं। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है, जबकि राष्ट्रपति या शासन अध्यक्ष नाम मात्र का। ऐसी व्यवस्था सभी संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में होती है। संसदीय सरकार में नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालक में भेद किया जाता है। संविधान द्वारा देश के प्रधान को जो शक्तियां दी जाती हैं उनका वास्तविक प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति तो नाम मात्र का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी सेकंड विशेषता। अब बात करते हैं थर्ड विशेषता की, जो कि है संसदीय सरकार में कार्यपालिका तथा विधायिका में आपस में घनिष्ठ संबंध होते हैं। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य विधानमंडल के सभी सदस्य होते हैं। वे व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये सभी विद्यार्थी कार्यों को करने में व्यवस्थापिका की मदद करते हैं। इस तरह मंत्रिमंडल कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को जोड़ने वाली प्रमुख कड़ी है। हमारी चौथी विशेषता है संसदीय सरकार में कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जिसे संसद में बहुमत प्राप्त होता है। संसदीय शासन में राज्य का मुखिया सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। यह औपचारिकता पात्र ही होता है। संसद में बहुमत दल का व्यक्ति ही सरकार का अध्यक्ष बनता है। हमारी छठी विशेषता है संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री ही सरकार की धुरी होता है। देश का शासन चलाने का पूर्ण जिम्मेदारी उसी की होती है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। आठवीं विशेषता है हमारी संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्यों को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति बिना
संसद के सदस्य के रूप में मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के अंदर चुनाव लड़कर या मनोनीत द्वारा किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ता है। मंत्रिमंडल में सजातीय या गुण पाए जाते हैं। संसदीय सरकार में सभी मंत्री एक ही दल के बनते हैं, लेकिन भारत इसका अपवाद है। भारत में वर्तमान सरकार में कई राजनीतिक दलों की सदस्य मंत्री पद पर हैं। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल एक सामूहिक संस्था होती है। सभी मंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं। तो दोस्तों हमारी अभी तक मैंने आपको 10 विशेषताएं बता दी हैं। दोस्तों ये बिल्कुल 2-2 लाइन के पॉइंट हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकती, तो एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 11 पॉइंट, संसदीय सरकार का कार्यकाल निश्चित अनिश्चित होता है। इसमें सरकार उस समय तक अस्तित्व में रह सकती है जब तक उसे संसद में बहुमत या विश्वास मत प्राप्त है। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री संसद को संवैधानिक मुखिया के साथ विचार विमर्श करके विश्वास मत रहते भी भंग करवाने का अधिकार रखता है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल की कार्यवाही गोपनीय होती है। संसदीय सरकार चुनावों को बहुत महत्व देती है। इसमें विधानमंडल का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष एक मंत्री होता है। वही विभागीय नीतियों की सफलता या असफलताओं के लिए उत्तरदायी होता है। संसदीय सरकार के संसद सर्वोच्च होता है, वही शक्ति का वास्तविक केंद्र होता है। संसदीय सरकार में विपक्षी दल को सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को 17 पॉइंट बताए हैं जो कि हमारे संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं। एंड दोस्तों ये विशेषताएं ही हैं जिनकी वजह से संसदीय सरकार इतनी ज़्यादा लोकप्रिय है। सो दोस्तों एक एक पॉइंट आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, एक भी पॉइंट आप लोग मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है संसदीय सरकार के गुण। आज संसदीय शासन प्रणाली भारत, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित अनेक देशों में प्रचलित है और ये बड़ी सफलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। इन देशों में इसकी लोकप्रिय होने इसके महत्व को प्रतिपादित करता है। संसदीय शासन प्रणाली का गहन अवलोकन करने से इसके निम्नलिखित गुण दृष्टिगोचर होते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा उत्तरदायी सरकार, यानी कि जो इसका सबसे पहला गुण है वो है उत्तरदायी सरकार। संसदीय सरकार उत्तरदायी सरकार होती है क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल अपने सारे कार्य तथा नीतियों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग विधानपालिका की इच्छा के अनुसार ही करता है। इसका सरकार में व्यवस्थापिका प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर संस्थागत प्रस्तावों, ध्यान आकर्षक प्रस्तावों, काम रोको प्रस्तावों आदि के माध्यम से कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाती है। विधानपालिका के सदस्य जनप्रतिनिधि होने के कारण कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने के हर संभव प्रयास करते रहते हैं। इसी कारण संसदीय सरकार का प्रमुख गुण इसकी उत्तरदायित्व है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है हमारा उत्तरदायी सरकार। तो दोस्तों जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसके अंदर सरकार उत्तरदायी होती है, लोगों के प्रति भी और जो हमारी संसद होती है उसके प्रति भी। यानी कि इस जो ये व्यवस्था है संसदीय सरकार की जो व्यवस्था है इसके अंदर जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसको जवाब देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो जवाब नहीं देगी तो अगली बार इलेक्शन में वो हार जाएगी। तो इसलिए ये सबसे पहला इसका गुण है उत्तरदायी सरकार। तो आपको ये पूरा पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, निरंकुशता का अभाव। तो दोस्तों हमारा सेकंड गुण है निरंकुशता का अभाव। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि मंत्रिमंडल कोई मनमानी करता है तो विधायिका उसके विरोध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे हटा देती है। मंत्रिमंडल को संसदीय प्रणाली में विरोधी दल के विचारों का भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि वह कोई मनमानी करता है तो विरोधी दल उसकी आलोचना करके उसे जनता के कोप का भाजन बना देता है। भारत में विरोधी दल सरकार को निरंकुश बनने से रोकने में
अहम भूमिका निभाता है, इसलिए संसदीय सरकार में निरंकुशता का अभाव पाया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, इम्पॉर्टेंट है। जितने पॉइंट आपको बता रही हूँ सारे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है कार्यपालिका तथा विधायिका में पूर्ण सहयोग। संसदीय सरकार में सरकार के दो अंग विधायिका व कार्यपालिका में आपसी सहयोग पाया जाता है। इसमें मंत्रिमंडल के सदस्य विधान पालिका के भी सदस्य होते हैं। दोनों एक ही उद्देश्य से कार्य करते हैं। मंत्रिमंडल विधायिका की एक समिति की तरह कार्य करता है। वह उसका मार्गदर्शक, निरीक्षक और आशाओं का दीपक माना जाता है। इन दोनों के सहयोग के कारण ही अनेकों कानूनों का निर्माण होता है और शासन में दक्षता का गुण आता है। इस सहयोग व मैत्री के कारण सत्ता में उत्तरदायित्व का गुण भी बना रहता है। सो दोस्तों ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम हमारे 4 पॉइंट की, जो कि है शीघ्र निर्णय। संसदीय सरकार में शासन शक्ति एक ही संस्थान पर केंद्रित रहने के कारण शीघ्र निर्णय लेना आसान होता है। शीघ्र निर्णय लेना संकट काल में बहुत लाभदायक होता है। शीघ्र निर्णय लेकर सरकार उन्हें शीघ्र ही लागू करके प्रत्येक समस्या से निपटने में सक्षम होने के कारण प्रशंसा का पात्र बन जाती है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 4 पॉइंट। अब बात करते हैं 5th पॉइंट की, जो कि है लचीली सरकार। संसदीय सरकार में कोई भी संकट आने पर उसे बदलना आसान होता है। कोई नई परिस्थिति पैदा होने पर इसमें शीघ्रता से निर्णय लिया जा सकता है। इसमें सरकार को बदलकर समस्या पर काबू पाया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड में चैम्बरलेन के असफल रहने के कारण उसके स्थान पर चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसी तरह 1991 में भारत में आरक्षण की नीति को लेकर हुए देशव्यापी हंगामे के कारण वीपी सिंह की जगह चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया था। लचीलापन संसदीय सरकार का प्रमुख गुण है। सो दोस्तों ये हो गया हमारा 5th पॉइंट, लचीली सरकार। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विरोधी दल का महत्व। संसदीय सरकार में आलोचना को बहुत महत्व दिया जाता है। इसमें विरोधी दल की रचनात्मक आलोचना को सत्तारूढ़ी सरकार बहुत अधिक उपयोगी मानती है। इससे सरकार को अपनी कमियों का पता चलता है और भविष्य में उन दोषों को पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाया जाता है। इससे जनता व सरकार दोनों का ही फायदा होता है। सो दोस्तों ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। अब बात करते हैं 7 पॉइंट की, जो कि है योग्य व्यक्तियों की सरकार। संसदीय शासन प्रणाली में जनता उसी दल को सत्ता आसीन करती है जो उसे अधिक योग्य लगते हैं। चुनाव के समय लोग लोकप्रिय नेताओं का ही चुनाव करते हैं। सरकार में शामिल होने से पहले शासक वर्ग को जनता की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। यदि कभी गलत व्यक्ति को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हो जाए तो बाद में उसे हटा दिया जाता है। प्रत्येक नेता को शासन कार्यों में अपनी पूरी योग्यता दिखाने के अवसर प्राप्त होते हैं। इस तरह संसदीय सरकार योग्य व्यक्ति ही बनते हैं और योग्य ही चलाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 7 पॉइंट। अब बात करते हैं हम हमारे 8th पॉइंट की, जो कि है वैकल्पिक शासन या सरकार का प्रावधान। संसदीय शासन प्रणाली में हमेशा उसी दल का शासन होता है जिससे संसद में बहुमत प्राप्त रहता है। सत्तारूढ़ी दल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर उसका स्थान विरोधी दल ले सकता है। ये सुविधा अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में नहीं होती है। इस व्यवस्था से बार बार चुनाव खर्च से बचा जा सकता है और प्रशासन भी सुचारू ढंग से चलता है। जैनसिंह ने कहा है कि विरोधी दल का नेता प्रधानमंत्री का स्थान लेने वाला होता है। जनमत में केवल थोड़ा सा परिवर्तन हिज मजिस्ट्रेट के विरोधी दल को सदन में बहुमत दिलवाकर उसे हिज मजिस्ट्रेट की सरकार बना सकता है। अंततः संसदीय शासन प्रणाली में वैकल्पिक सरकार की महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है।
तो दोस्तों ये हो गया हमारा 8th पॉइंट। अब बात करते हैं हम हमारे 9 पॉइंट की, जो कि है राजनीतिक चेतना व शिक्षा। संसदीय सरकार, राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करते रहते हैं। प्रत्येक दल चुनाव जीतकर शासन की बागडोर संभालने के चक्कर में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी नीतियों का प्रचार तथा विरोधी दल की आलोचना करते हैं। इससे नागरिकों को राजनीति का ज्ञान प्राप्त होता रहता है और उसमें राजनीतिक चेतना का विकास होता है। सो दोस्तों ये हो गया हमारा 9 पॉइंट। अब बात करते हैं हम हमारे 10 पॉइंट की, जो कि है जनमत की सरकार। संसदीय सरकार जनमत की इच्छा का परिणाम होती है, इसलिए उसे जनमत का आदर करना पड़ता है। इसमें सरकार लोगों की भावनाओं का निरादर नहीं कर सकती। इसमें सत्तारूढ़ी दल चुनावी वायदों को पूरा करने का हर प्रयास करता है। इसमें मंत्रिमंडल जनमत की इच्छा के अनुसार ही सरकार में रहता है। यदि तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण कई सरकार जनमत की अवहेलना करता है तो आगामी चुनावों में उसे जनता का कोप सहना पड़ता है। इसी भय के कारण संसदीय सरकार में शासक वर्ग जनमत का आदर करता रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संसदीय सरकार उत्तरदायी सरकार होती है और इसमें जनमत की इच्छा का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इसमें सत्तारूढ़ी दल अपने अंतिम लक्ष्यों तक लोकप्रिय बने रहने के प्रयास करता रहता है। कार्यपालिका तथा विधायिका में घनिष्ठ संबंध होने के कारण इस सरकार में आपातकाल के तत्व निर्णय लेने तथा स्थिति से निपटने में सक्षमता इसका प्रमुख गुण है। सभी वर्गों के हितों की पोषक होने के कारण संसदीय सरकार का महत्व निर्विवाद है। सो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को देना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको सारे पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किए। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट जो कि आप लोगों को खुद से रेडी करना है वो है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आपको ज़्यादा चीज़ें मेंशन नहीं करनी है। निष्कर्ष में आपको सिंपल लिखना है कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि निम्नलिखित विशेषताओं और गुणों के कारण आज भी संसदीय सरकार लोगों के बीच लोकप्रिय है और अपनी विशेषताओं की वजह से वो अच्छी तरह से कार्य कर रही है। इस तरीके से आप लोग सिंपल तरीके से एक निष्कर्ष लिखिएगा एंड दोस्तों इस तरीके से आप लोगों का आंसर फिनिश हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एंड दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।